इन पृष्ठों में दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर का पृष्ठ नंबर 218 है। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करोगे? तो आप जानते हो कि भारत में आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी हमें यूज करना है, तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। पहले से मत लगाओ, नीचे आ जाइए, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 219 नंबर। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1, V1 तथा माध्यमिक वोल्टेज E2, V2 के बीच का क्या संबंध है? तो आप समझ रहे हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर है। आदर्श ट्रांसफार्मर वैसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का लॉस न हो, किसी प्रकार का लॉस न हो। तो किसी प्रकार के लॉस न होने के लिए आपके जो प्राइमरी में वोल्टेज है वो सेकेंडरी वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाइए, और उससे ये क्लियर हो जाएगा कि E1 बराबर V1 और E2 बराबर, आपका पहला नंबर हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है ट्रांसफार्मर में, देख रहा हूँ वो जो ट्रांसफार्मर में पढ़ा रहा हूँ उसमें एक फोटो लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है, ये वीडियो में मैं जो ट्रांसफार्मर लगाऊंगा उसका एक एक, जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, उसके बीच में आपका क्लियर है फोटो के साथ ट्रांसफार्मर का जो अलग अलग भाग है, वो जब वीडियो देखने जाओगे तो वहीं पर आपका दिखाई देगा ट्रांसफार्मर के भाग। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है? तो देखो मेन क्या होता है कि आपका जो उसमें तेल का एक स्तर, ट्रांसफार्मर में एक जगह ऐसा होता है जहां पर तेल भरा रहता है, ठीक है, और जब लोड दिया जाता है, लोड कम ज़्यादा होता रहता है, तो लोड की भिन्नता के कारण तेल के स्तर का विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसको मारिए, कंजर्वेटर का कार्य क्या होगा? ये थ्योरी में जाके आप लोग को जब पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। डी इज द राइट आंसर। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन दिया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर का। आप लोग को क्लासरूम में पढ़ाया गया है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आप लोग को एक छोटा सा कोडिंग मैंने बताया था, SC, जब शॉर्ट सर्किट आएगा तो आपका कॉपर लॉस होगा, और जब आपका ओपन सर्किट आता है तो आयरन लॉस। शॉर्ट सर्किट लॉस के समय, ऑप्शन चलिए, शॉर्ट सर्किट लॉस के समय एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें शॉर्ट सर्किट में कॉपर लॉस होगा। कॉपर लॉस की हिंदी क्या होगी? ताम्र क्षति होगी, तो इसका होगा ताम्र क्षति। लेकिन इसी प्रश्न में यदि शॉर्ट सर्किट टेस्ट न देख करके ओपन सर्किट टेस्ट दिया होता तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होता? आयरन लॉस होता, आयरन लॉस, कोर लॉस। हाँ, वेरी गुड। अब प्रश्न नंबर आप 222 पर आएंगे, प्रश्न नंबर 222 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 222 पर दिया है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियम की गणना करें यदि शून्य बार वोल्टेज 240 और पूर्ण बार। इसमें जब आप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे, यानी वोल्टेज का प्रतिशत विनियम निकालेंगे, तो होता है आपका नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज। तो यानी 240 माइनस 220 बटा 220 गुणे 100। इतना करने के बाद, मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इतना करने के बाद आपका इसका जो उत्तर हो जाएगा, दिखाइए आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। इसमें आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए 240 माइनस 220 बटा 220 गुणे 100 किया गया है। इसका कटाने के बाद 9.09 आ रहा है, यानी आंसर नंबर डी इसका क्या है? सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप आएंगे 223 पर, क्वेश्चन नंबर 223 पर, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा 222 का, वो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर।
आप क्वेश्चन नंबर 230 आ जाइए। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का क्या होता है? आप लोग को कोर में पढ़ाया गया है। क्रोड के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपका कोरोड, सेल और बैरिंग। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? अलग अलग टुकड़े में करने का उद्देश्य क्या है? अब ध्यान देंगे। देखिए, आपको कल भी मैं दिखा रहा था कि आपका कोर कहने का मतलब क्या हुआ। आपने ई को जोड़ा था, एल को जोड़ा था, यू आई को जोड़ रहे थे, वाइंडिंग कर रहे थे ना। तो अलग अलग ये क्रोडो के प्रकार थे, ई, एल, यू, जे, सी, यस। तो इसमें अलग अलग करने से, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर 2 ही प्रकार से मुख्य 2 लॉसेज होते हैं। एक आपका हिस्टैरिसीस लॉस, एक आपका एडी करंट। तो एडी करंट की जो हिंदी होती है वो भंवर धारा होती है, जबकि हिस्टैरिसीस का क्षेत्रीय हानि होती है। और कोर को हम टुकड़े टुकड़े में, इससे हमारा जो होता है भंवर धारा हानि कम करता है। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी वाला होगा। इस प्रश्न का 222 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो भंवर धारा हानि को कम करता है ट्रांसफार्मर कोर में। अब आइए प्रश्न नंबर 224। प्रश्न नंबर 224। प्रश्न नंबर 224 में आपका दिया हुआ एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र के अनुसार आपको छांटना। देखिए, आपको तो वैसे ट्रांसफार्मर में शीतलन करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में आपको शीतलन करने की कितनी विधियां हैं? शीतलन करने की 3 विधियां हैं। प्रश्न में अलग अलग आपका चित्र दिया हुआ। तो प्रश्न में आपके 224 नंबर प्रश्न के अनुसार आप ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है तेल प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है तेल प्राकृतिक हवा बलित, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है तेल बलित हवा बलित ठंडा करना, और जो चौथा आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है तेल प्राकृतिक पानी बलित तेल, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑयल नेचुरल होगा। और इसका मैं कारण आप लोग को बता दूं। इसका जो स्पष्ट कारण है आपको एक चित्र में दिखा रहा हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्योंकि जो आपके शीतलन की विधि पर होती है, शीतलन की विधि पर मुख्य रूप से 4 होते हैं। प्राकृतिक रूप से शीतलन, तेल द्वारा शीतलन। तेल द्वारा शीतलन में 2 भाग टूट जाते हैं, एक प्राकृतिक रूप से, एक आयल ब्लास्ट, और तीसरा होता है जल द्वारा शीतलन, और चौथा होता है आपका वायु दाब द्वारा। तो इसमें ये स्पष्ट रूप से चित्र दिख रहा है कि तेल प्राकृतिक ठंडा होगा। इसके 224 का ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 225 चलिए। क्वेश्चन नंबर 225। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 225 और पास में लिख दो। ट्रांसफार्मर में से अधिकतम दक्षता, किसी भी ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए कंडीशन होता है कि जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस, यही 2 लॉस होते हैं। एक आपका ओपन सर्किट टेस्ट में होता है और एक आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट में होता है। एक ओपन सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में। लेकिन जब हमें मैक्सिमम दक्षता प्राप्त करना है उस समय जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस है ये दोनों एक दूसरे की क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी 225 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। सी इज द राइट आंसर। इसको सी पर टिक लगाई। सी इसका राइट आंसर। नहीं आ जाइए। अब प्रश्न नंबर हम 226 पर चल रहे हैं। 226 ध्यान दीजिएगा। 226 में इस पे दिया हुआ है ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले। ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले का काम क्या होता है? तो ध्यान देंगे ट्रांसफार्मर में आप लोग को ट्रांसफार्मर के जो 5-6 मेन पार्ट्स हैं उसका आपको काम जानना चाहिए। तो जो आपका ग्लूकोज रिले होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज रिले में आपका ग्लूकोज रिले एक मेनली रूप से यांत्रिक युक्ति है, यांत्रिक सुरक्षा युक्ति है। क्या है? यांत्रिक सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष जो भी पैदा होता है उसकी सूचना देती है। क्या करती है? सूचना देती है अलार्म बजाकर। क्या करती है? अलार्म बजाकर सूचना देती है। तो अब हमें प्रश्न नंबर आपका 226 है कि ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच, यहाँ पर ग्लूकोज रिले का काम नहीं पूछा हुआ है, उसके ऊपर जो शीर्ष फ्लोट होगा उसका काम पूछा हुआ है। तो
उसमें अति भार की स्थिति में वो सक्रिय हो जाता है, ताकि ज़्यादा आपका हो तो उसमें जो ग्लूकोज रिले है उसमें जो सुरक्षा युक्ति लगी है वो अलार्म बजा दे और ट्रांसफार्मर में जो भी क्षतियाँ या त्रुटियाँ जो भी हानियाँ हो उसको वो बताए। तो मेनली हमारा ग्लूकोज रिले का जो काम होता है, ग्लूकोज रिले एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति होती है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष जो भी पैदा हो जाने की स्थिति में वो अलार्म बजाकर क्या करती है, सूचना करती है। और जब सूचना करती है साथ में जो भी वो ट्रांसफार्मर से संयोजित हुई रहेगी, ठीक है, उससे क्या करेगी, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी अति भार की स्थिति में सक्रिय हो जाएगी। ओवरलोडिंग जैसे ही होगा वो क्या हो जाएगी, और उससे ट्रांसफार्मर से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर आप 227 चलिए, प्रश्न नंबर 227। प्रश्न नंबर 227 में ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान 226 का जो आपका उत्तर होगा, 1 मिनट रुकिए, आपका बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, ओवरलोडिंग कंडीशन अति भार की स्थिति में सक्रिय का मतलब एक्टिवेट ना होगा, एक्टिव कर देगा, अलार्म बजा देगा और जो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड चीज़ें हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों हो रहा है। जो भी अभी आजकल आपके जो ट्रांसफार्मर आ रहे हैं उसमें जो कोर होता है कम प्रतिघात का मतलब क्या हुआ, कम रिएक्टेंस का मतलब पढ़ा है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर वाले लेसन में क्या बताया गया, रिएक्टेंस होते हैं ना, तो इसको कह रहा है कि कम प्रतिघात और कम कोर हानि, उसके कोर में हानि क्या हो, कम हो। और बेसिकली रूप से आपको बताया गया है कि जो लौह प्रोड बनता है, लौह प्रोड के कारण ट्रांसफार्मर में दो हानियां मुख्य रूप से होती हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। और इसी हानियों को कम करने के लिए हम क्या सिलिकॉन, लेमिनेटेड सिलिकॉन का यूज करते हैं। और लेमिनेटेड सिलिकॉन का यूज करेंगे तो ध्यान देंगे जो उसकी पत्तियां होंगी वो 0.35 mm से लेकर के 0.55 या 0.6 या 0.5 mm, इसका ध्यान रखेंगे, mm में होता है। और इसमें जो आपका सिलिकॉन मिलाया जाता है वो 3.8 से लेकर के 4.6 तक मिलाया जाता है। इसमें आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 227 में ध्यान देंगे, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर प्रतिघात और कोर हानि को कम करने का जो कारण है वो पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए क्या होगा, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, इसीलिए कोर हानि आपका ठीक होगा। अब प्रश्न नंबर आप 228 आइए, 228 विभव आपका पढ़ने में त्रुटि होगा, डी होगा। विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है। पोटेंशियल को ट्रांसफार्मर में अभी बताए थे, ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, ऊपर आपने ध्यान दिया होगा कि कम प्रतिघात और कम कोर हानि, तो पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है। तो पढ़ने में त्रुटि के लिए ध्यान देंगे, अच्छी गुणवत्ता वाली कोड सामग्री को जब आप प्रदान करेंगे तो वो पढ़ने में त्रुटि को कम किया जाएगा। यानी 228 का भी क्या होगा, डी होगा। तो विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि से कैसे कम, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली जो उसका कोर मटेरियल होगा वो हम अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं, तो आपको पढ़ने में ठीक है। इसका आपका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। अब आप प्रश्न नंबर चलिए 29 में, प्रश्न नंबर 229 में ऑफ लोड टैब बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। ऑफ लोड टैब बदलने के लिए ऑपरेशन से पहले क्यों काट दिया जाता है। तो क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर में जो भी संपर्क बिंदु होंगे उस पर भारी स्पार्किंग होती है, और जब भारी स्पार्किंग होगी उस भारी स्पार्किंग से बचने के लिए ऑफ जो लोड टैप है उसको बदलने के लिए, उस ऑपरेशन को करने के लिए लोड को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। संपर्क बिंदुओं पर इसका सी आंसर होगा, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, ठीक है। ये नहीं लगा सही 230 प्रश्न तो कितने हैं
थोड़ा नीचे करके ऐसे कर, ऊपर जाएगा तो हाँ, आंसर भी दिखाइए, इसका ऑप्शन भी दिखाइए। ऊपर का नीचे। पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, आप लोगों को इसके थ्योरी वाले लेसन में आज क्लियर कर दिया जाएगा पूरे भागों के नाम। ऐसे ये देखने से ब्रीदर तो है नहीं, टैप चार्जर भी नहीं है, धमाका बेल्ट भी नहीं है, कोई एक्सप्लोजर वाल्व, ये आपका ग्लूकोज रिले है। ठीक है, चित्र आज आपको बता दिया जाएगा एक एक चित्र में ग्लूकोज रिले क्या होता है, टैप चार्जर क्या होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो 230 का डी होगा, 230 का डी। ठीक, डी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज रिले। चलिए प्रश्न नंबर 231 आ जाइए। प्रश्न नंबर 231 पास लगे। दो ट्रांसफार्मर में समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति रखेंगे? अब दो ट्रांसफार्मर में क्या करना है? संचालन करना है। तो दो ट्रांसफार्मर में संचालन के लिए हम उसको फेज सीक्वेंस में लगाएंगे। ठीक है, जो भी दो ट्रांसफार्मर को यूज करना है फेज सीक्वेंस में लगाएंगे, कालानुक्रम में होना चाहिए। आपका इसका सी इज द राइट आंसर। 231 का जो आंसर होगा वो आपका जो इसका सी आंसर। अरे सही अपने आप ही हो रहा है, कर रहे हैं धीरे धीरे तभी चलाओ। चलिए 232 चलिए। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अभी पढ़ लिए तो आगे आगे नाम बताइए। आप तो बड़ी तेज हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाएगा? तो बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को, तो आप जानते हैं कि जो कॉपर लॉस होगा वो कॉपर लॉस किस में होगा? शॉर्ट सर्किट में होगा। और उस नुकसान से आप बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए आप जो उसमें कोर लगे हैं उसका चरणबद्ध तरीके से आप उपयोग करेंगे, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करेंगे। ठीक है, चरणबद्ध क्या होता है? एक के बाद एक। अभी आपको जब मैं बता रहा था, आप केवल एक ई को अपने ज्वाइन किया था, एक ई से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर भी 10-15 आपका ई लगाना पड़ेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप। आप वायर की भी वाइंडिंग करते हो तो एक के बाद एक करते हो, एक के बाद एक जगह सब लपेट देते हो। प्राइमरी या सेकेंडरी में, प्राइमरी में हमारा क्या होता है? सप्लाई सोर्स देते हो। प्राइमरी समझते हैं जहाँ से आप लोड दोगे वो आपका द्वितीयक हो जाएगा। जब द्वितीयक की तरफ लपेटों की संख्या ज़्यादा होगी तो आपका स्टेप अप हो जाएगा। जब प्राइमरी की तरफ लपेटों की संख्या ज़्यादा होगी स्टेप डाउन हो जाएगा। आप इस प्रश्न चलेंगे, प्रश्न नंबर 230। तो आज का प्रश्न इतना ही तक रखिए, 232 तक। नेक्स्ट क्लास में आगे का प्रश्न बताया जाएगा।